हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। VBPS इटावा भोपजी की ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे प्लांट फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी में हमारा जो लेसन था वो था पादपों में श्वसन, और आज उसी में हम बात करने वाले हैं ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। इससे पहले हमने ग्लाइकोलाइसिस की बात की, क्रेब्स साइकिल की बात की, और आज हमारा जो टॉपिक है वो आता है ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो हम बात करें ETS की। ETS क्या है और ETS की जो रिक्वायरमेंट है वो क्यों होती है, और ETS की जो क्रिया है वो कहाँ संपन्न होती है, और इस ETS के दौरान हमें क्या मिलता है। देखो, हमने पीछे बात की कि ग्लाइकोलाइसिस हुआ, क्रेब्स साइकिल हुआ, उसके दौरान जो ग्लूकोज था उस ग्लूकोज का पूर्ण विघटन हो जाता है, और पूर्ण विघटन के दौरान यहाँ हमने बात की थी क्रेब्स साइकिल के दौरान NADH2 और FADH2 का क्या होता है, निर्माण होता है। लेकिन जो एनर्जी बनेगी, जो ATP का निर्माण होगा, वो ATP का निर्माण होगा NADH2 और FADH2 के ऑक्सीकरण से, NADH2 और FADH2 के ऑक्सीकरण से। अब इस ऑक्सीडेशन की क्रिया में होगा क्या कि NADH2 जो है, अर्थात यहाँ हम बात करें NADH प्लस H+ जो है, ये अपने हाइड्रोजन मुक्त करेगा, साथ ही ये इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा। तो इस ETS में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एक वाहक से दूसरे वाहक में क्या होता है, स्थानांतरित होते हैं, और स्थानांतरित होते हुए ये अंत में ऑक्सीजन द्वारा क्या किए जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं, और ऑक्सीजन H+ हाइड्रोजन की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन लेकर जल के अणु का क्या करता है, निर्माण करता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है तो एक वाहक से दूसरे वाहक में इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण हो रहा है, और उसी के दौरान ATP का निर्माण होता है। वो ATP निर्माण कैसे होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स के एक्सचेंज स्थानांतरित होने से, उसकी आज हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम देखें, हमने पढ़ा कि ग्लूकोज था, ये जो ग्लूकोज था ये ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के दौरान पाइरुविक अम्ल में चेंज हो गया था, पाइरुविक एसिड में बदल गया था। यहाँ ये 6 कार्बन वाला था, ये 3 कार्बन वाला है। इसके 2 अणु बने थे, एक ग्लूकोज के अणु से 2 अणु पाइरुविक एसिड के बनते हैं। साथ ही हमने यहाँ बात की थी कि यहाँ 4 ATP बनते हैं, लेकिन 2 खर्च हो जाते हैं, तो शुद्ध लाभ 2 ATP का होता है। साथ ही यहाँ पर 2 NADH2 अणु बनते हैं। इसके अलावा बाद में हमने बात की मध्यमवर्ती अभिक्रिया ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की, उसमें भी 2 NADH2 अणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। और फिर यहाँ बना था एसिटाइल को A बना था। ये एसिटाइल को A आगे किस में प्रवेश करता है, क्रेब्स चक्र में। किस में प्रवेश करता है, क्रेब्स चक्र में, या सिट्रिक एसिड चक्र में, या TCA साइकिल में। और इसके दौरान यहाँ एक तो बनते हैं क्या, NAD+ जो है
वो अपचयित होकर NaDH2 का क्या करता है, निर्माण। साथ ही यहाँ पर FAD जो है इसका अपचयन होता है, इसके अपचयन के दौरान FADH2 का क्या होता है, निर्माण होता है। एक GT भी बनता है जिससे डायरेक्ट ATP का क्या होता है, निर्माण। क्रेब्स साइकिल की क्रिया 2 बार होगी। एक बार यदि क्रेब्स साइकिल की क्रिया होती है तो उसमें 3 NaDH2 बनता है, टोटल यहाँ पर 6 NaDH2 बनता है और टोटल यहाँ पर 2 NaDH2 का निर्माण होता है। अब यहाँ ये जो NaDH2 हैं, ये NaDH2 आगे इनका ऑक्सीकरण होगा, इनसे इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे और वो इलेक्ट्रॉन माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक जो झिल्ली है, ध्यान दो, ये हमने बात की थी माइटोकॉन्ड्रिया की, और ये माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा क्या था, मैट्रिक्स। यहां एक तो थी आउटर मेम्ब्रेन और एक थी इनर मेम्ब्रेन, आंतरिक झिल्ली, और दोनों के बीच में जो अवकाश था उसे हमने क्या कहा था, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा था, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल क्या कहा था, अवकाश कहा था। ये पूरा अंदर का भाग क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। अब यहां हमने बात की कि मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल हुआ और उसके दौरान क्या बने थे, NaDH2 और क्या बने, FADH2 बने थे, ठीक है। और इनका यहाँ ऑक्सीकरण होगा और इनके ऑक्सीकरण के दौरान ये क्या त्यागेंगे, इलेक्ट्रॉन मुक्त करेंगे, साथ ही हाइड्रोजन H+ आयन मुक्त करेंगे। तो यहाँ सबसे पहली चीज तो हम ऑक्सीकरण को समझें, अपचयन को समझें। तो किसी भी यौगिक, कोई भी जो यौगिक है उसके द्वारा यदि इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाते हैं, किसी यौगिक द्वारा यदि इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तो वह ऑक्सीकृत अवस्था में आ जाता है, और किसी यौगिक द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तो वो अपचित, रिड्यूज अवस्था के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ हम ध्यान रखेंगे, जैसे ये इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे ये ऑक्सीकृत हो जाएंगे, अर्थात ये किस में चेंज हो जाएंगे, NaD में। किस में चेंज हो जाएंगे, NaD+ में क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। मतलब ये इसकी ऑक्सीकृत अवस्था है, ये अपचयित थे प्रारंभ में जब इनका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। तो अपचयन के दौरान NaDH2 और FADH2 बने थे, लेकिन अब इनका ऑक्सीडेशन होगा, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, मुक्त कर देंगे। तो यहाँ से जो ये इलेक्ट्रॉन होंगे, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक जो झिल्ली है ना, इनर मेम्ब्रेन, इस आंतरिक झिल्ली पर इन इलेक्ट्रॉन्स का एक वाहक से दूसरे वाहक में क्या होगा, स्थानांतरण होगा। तो हम पूरे संपूर्ण ETS की बात करें तो संपूर्ण ETS जो है इसका अध्ययन हम यहाँ 2 पदों के अंतर्गत करेंगे। एक तो आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन वाहक श्रृंखला की बात करेंगे, और एक हम बात करेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण। तो 2 पदों में हम यहाँ संपूर्ण ETS को पढ़ेंगे। एक तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और एक पढ़ेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। इसके दौरान हम संपूर्ण जो ETS है उस ETS की यहाँ क्या करेंगे, बात करेंगे। तो एक तो हो रहा है ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ATP का निर्माण होगा, उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन या ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण। और एक हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन
परिवहन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स का जो परिवहन होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक किस पर होगा, झिल्ली पर, क्योंकि ईटीएस से संबंधित जितने भी एंजाइम्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया की किस पर पाए जाते हैं, आंतरिक झिल्ली पर पाए जाते हैं। तो इनकी हम बात करें, ध्यान दो, ईटीएस क्या है, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स स्थानांतरित होते हैं, कैसे एटीपी का फॉर्मेशन होगा, कैसे NADH2 और FADH2 जो है ये अपचायक शक्ति के रूप में है, और इनकी अपचायक शक्ति के बाद में ही हमें एटीपी बनेंगे, एटीपी प्राप्त होंगे। कैसे प्राप्त होंगे, देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया और ये इसकी आंतरिक क्या है, झिल्ली है, इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो मैं इसको पूरे को जो है इसको बड़ा करके यहाँ दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्या हो, समझ आ सके। देखो ये तो है पूरी आउटर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की ये पूरी जो संरचना बना रहे हैं हम, ये बाह्य झिल्ली को प्रदर्शित कर रही है, आउटर मेम्ब्रेन को प्रदर्शित कर रही है, जो फास्फोलिपिड से निर्मित होती है। फास्फोलिपिड का बाइलेयर यहाँ पर पाया जाता है। तो ये जो है इसको हम पूरे को, ये जो स्तर है इससे कह रहे हैं आउटर मेम्ब्रेन। क्या कह रहे हैं, आउटर मेम्ब्रेन, बाह्य झिल्ली। और यहाँ हम बात करेंगे ये जो है ये पूरी की पूरी ये है आंतरिक झिल्ली। एक बार पूरी बना देता हूँ, फिर हम इसमें प्रोटीन जो कॉम्प्लेक्स हैं उनका क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो एक बार तो पूरा बता दूं मैं भाई कहाँ पर ये हो रही है। तो ETS यदि आपको पूछा जाता है कि ये ETS कहाँ होगा, तो ETS जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक किस में होगा, झिल्ली में होगा। थोड़ा सा और इसको मोटा कर दें हम ताकि अच्छे से हम हमारे जो कॉम्प्लेक्स हैं उनका क्या कर सकें, निर्माण कर सकें। तो ये हम बात कर रहे हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक क्या है, झिल्ली है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और अभी हमने बात की कि सारा जो सिस्टम है ETS से संबंधित, वो सारा सिस्टम कहाँ संपन्न होगा, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में संपन्न होगा। ये बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के बीच का जो स्पेस है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस इसे कह रहे हैं, या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल क्या कह रहे हैं, स्पेस। तो ये पूरा जो भाग है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसे कह रहे हैं पेरी माइटो
माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और ये जो है, ये पूरी जो हमने मेम्ब्रेन बनाई, ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो ये इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच का जो पूरा भाग है, ये पूरा भाग पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल क्या कहला रहा है, स्पेस कहला रहा है। और अंदर का ये जो भाग है क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा, या इसे हम आधात्री कहेंगे। क्या कहेंगे, मैट्रिक्स, या क्या कहेंगे, आधात्री कहेंगे। अब पूरा का पूरा जो ईटीएस की हम बात करें, पूरा जो ईटीएस संपन्न होगा वो ईटीएस माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी झिल्ली पर होगा, आंतरिक झिल्ली पर। अब हमें क्या बनाना है, एटीपी का निर्माण करना है NADH2 और FADH2 के क्या करने से, ऑक्सीकरण। हमें पता है क्रेब्स साइकिल के दौरान यहाँ पर NADH2 और FADH2 का क्या हुआ था, निर्माण। साथ ही ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के दौरान भी 2 NADH2 बने थे, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश करते हैं। तो उनका जो प्रवेश होता है वो 2 प्रकार के शटल द्वारा होता है, एक मेलेट एस्पार्टेट शटल होता है, एक ग्लिसरॉल फास्फेट शटल होता है। क्योंकि जो झिल्ली है माइटोकॉन्ड्रिया की वो NADH2 को आने नहीं देती है, इसलिए वो 2 चैनल्स के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करेगा, प्रवेश करेगा, मैट्रिक्स तक क्या करेगा, प्रवेश करेगा। क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ कैसे, यहाँ जो इनसे मुक्त हुए जो NADH2 हैं, उनसे मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन यहाँ स्थानांतरित होंगे। यहाँ वाहक का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाएगा, तो यहाँ बहुत सारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो है ना, वो इस आंतरिक झिल्ली में क्या होते हैं, लगे हुए होते हैं। प्रोटीन के कुछ अणु जो हैं आपस में मिलकर एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इस इनर मेम्ब्रेन में यहाँ हम देखें तो 5 प्रकार के कॉम्प्लेक्सेज पाए जाते हैं, जिनमें हम बात करें, देखो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, एक तो है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में कौन कौन होगा, तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में होगा NADH हाइड्रोजिनेज, NADH डिहाइड्रोजिनेज। इसके अलावा FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। इसके अलावा आयरन सल्फर प्रोटीन होगी, फेरस सल्फर जो प्रोटीन होगी, वो सब। तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का निर्माण जो होगा इस इनर मेम्ब्रेन की हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो होगा वो किस किस से मिलकर बना हुआ है, NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, जिसमें जो 2 प्रकार की प्रोटीन्स हैं, FMN और FES फेरस सल्फर आयन या आयरन सल्फर प्रोटीन और फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। उसके बाद में हम सेकंड बात करें कॉम्प्लेक्स सेकंड की, संकुल सेकंड की। तो संकुल सेकंड जो है वो मिलकर बना होता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज से मिलकर कॉम्प्लेक्स सेकंड क्या होता है, बना होता है। या इसे हम कह सकते हैं FAD, क्या बोल सकते हैं, FADH डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, FADH डिहाइड्रोजिनेज भी कह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ प्रेजेंट होगा कौन, यहाँ उपस्थित होगा, इसी के अंतर्गत हम बात करें तो फेरस सल्फर कौन है, प्रोटीन यहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट होगा, किसमें, कॉम्प्लेक्स सेकंड में। सॉरी, यहाँ होगा FES नहीं, को एंजाइम Q, या इसे
यूबी क्विनोन बोल सकते हैं। क्या कहेंगे? यूबी क्विनोन। तो ये सब के सब किस में होंगे? कॉम्प्लेक्स सेकंड में। कॉम्प्लेक्स थर्ड की हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स जो थर्ड होगा उसके अंदर यहां पाया जाता है साइटोक्रोम बी व साइटोक्रोम C1। कौन पाया जाता है? साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम कौन पाया जाएगा? C1। उसके बाद में कॉम्प्लेक्स सेकंड की फोर्थ की हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स जो 4 होगा उस कॉम्प्लेक्स 4 का जो निर्माण होगा वो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज जो है वो कॉम्प्लेक्स 4 का निर्माण करेगा, जहां साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 इलेक्ट्रॉन वाहक का काम करेंगे, ये यहां पर प्रेजेंट होंगे। पांचवा जो संकुल होगा वो होगा एटीपी सिंथेज। कौन होगा? एटीपी सिंथेज जो है वो पांचवा यहाँ पर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये हम बात करें तो संपूर्ण जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली है, इस आंतरिक झिल्ली में 5 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, जिसमें एक कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो है वो उसे कहेंगे NADH डिहाइड्रोजिनेज, जिसमें FMN और फेरस सल्फर आयन प्रोटीन इलेक्ट्रॉन वाहक का क्या करेंगे? कार्य करेंगे। कॉम्प्लेक्स सेकंड सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज या इसे हम कहेंगे FADH डिहाइड्रोजिनेज, जिसमें को एंजाइम Q और यूबी क्विनोन पाया जाता है। साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1 तीसरा कॉम्प्लेक्स है। चौथा जो कॉम्प्लेक्स होगा वो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज होगा, जिसमें साइटोक्रोम A और A3। पांचवा जो कॉम्प्लेक्स है वो है ATP सिंथेज। ठीक है, तो यहाँ ये जो है ना तीसरा कॉम्प्लेक्स, इसे साइटोक्रोम BC1 भी कह सकते हैं, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। तो ये 5 प्रकार के कॉम्प्लेक्स हैं। अब ये जो कॉम्प्लेक्स हैं किस प्रकार से यहाँ मैनेज हैं, किस प्रकार से व्यवस्थित हैं? अभी हमने बात की प्रोटीन के कुछ अणु हैं वो आपस में मिलकर कॉम्प्लेक्सेज का क्या कर रहे हैं? निर्माण। और 5 प्रकार के यहाँ कॉम्प्लेक्स इसमें व्यवस्थित हैं। देखो किस प्रकार से हैं। तो यहाँ मैं जैसे बना दूं कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का यहाँ क्या करूं? निर्माण करूं। तो ये कॉम्प्लेक्स कौन सा है? फर्स्ट। यहाँ मैं लिख देता हूँ कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है। ये कौन सा है? कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के बाद में हम बनाएंगे कॉम्प्लेक्स थर्ड। सेकेंड वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो इसके बाद में बनाएंगे हम। कॉम्प्लेक्स थर्ड पहले होगा, तो यहाँ कॉम्प्लेक्स कौन सा है? थर्ड। सेकेंड पहले है, कॉम्प्लेक्स सेकेंड यहाँ ही लिख देता हूँ मैं। कॉम्प्लेक्स थर्ड पहले है, ठीक। उसके बाद में हम बनाए यहाँ कॉम्प्लेक्स जो मैट्रिक्स की तरफ लगा हुआ है, ये है कॉम्प्लेक्स सेकंड। कौन सा है? कॉम्प्लेक्स सेकंड। और इसके बाद में हम बनाए कॉम्प्लेक्स 4। ये अपना है कॉम्प्लेक्स 4। तो कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है, बहुत सारे प्रोटीन के जो अणु हैं वो आपस में मिलकर कॉम्प्लेक्सेज का क्या कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं। संकुल का क्या कर रहे हैं? यहाँ निर्माण कर रहे हैं। और 5 प्रकार के हमने कॉम्प्लेक्स की बात की, 4 यहाँ बना ली, एक की बात बाद में करता अपन। तो सबसे पहले हम समझें किस प्रकार से इनमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण होगा। देखो यहाँ सबसे पहला जो कॉम्प्लेक्स है NADH डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा है? NADH डिहाइड्रोजिनेज। तो NADH डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है? NADH
डी हाइड्रो जिनेज क्या करेगा यहाँ NADH2 जो था ना, इसका इसका ऑक्सीडेशन करेगा और इसके ऑक्सीडेशन के दौरान ये NAD+ में चेंज हो जाएगा और यहाँ से H+ मुक्त होंगे, था साथ ही इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। तो जो मुक्त हुए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ लिया जाएगा FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड के द्वारा। किसके द्वारा ग्रहण कर लिया? फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड के द्वारा। अब फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन हैं वो जाएंगे आयरन सल्फर प्रोटीन के पास। किसके पास जाएंगे? आयरन सल्फर प्रोटीन के पास। आयरन सल्फर जो प्रोटीन है वो आयरन सल्फर प्रोटीन इनको दे देगा यूबिक्विनोन को। किसको दे देगा? यूबिक्विनोन। यहाँ जो यूबिक्विनोन है ये एक चल वाहक प्रोटीन है जो झिल्ली में, बाकी जो कॉम्प्लेक्सेज हैं वो एक स्थान पर फिक्स्ड हैं, ये कॉम्प्लेक्स का भाग नहीं है। ये यूबिक्विनोन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर किसको दे देगा? कॉम्प्लेक्स, किसको दे देगा? कॉम्प्लेक्स थर्ड को दे देगा। किसको दे देगा? कॉम्प्लेक्स थर्ड को। तो यहाँ से जैसे ही FeS से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऊर्जा युक्त हैं, ऊर्जा है, और इन ऊर्जा का उपयोग करते हुए यहाँ जब FMN से इलेक्ट्रॉन FeS आदि में जाते हैं तो ये जो प्रथम जो कॉम्प्लेक्स है, इस प्रथम कॉम्प्लेक्स के द्वारा जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स से H+ आयन जो है, H+ जो आयन है वो H+ आयन किस में भेज दिए जाते हैं? पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस में भेज दिए जाते हैं। और यहाँ 4 H+ जो आयन हैं वो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के द्वारा किस में भेजे जा रहे हैं? पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस में। किससे? मैट्रिक्स से। किससे? मैट्रिक्स से। अब किस में चले गए ये? कॉम्प्लेक्स थर्ड में। किस में चले गए? कॉम्प्लेक्स थर्ड में। सेकंड को छोड़ो, अभी कॉम्प्लेक्स थर्ड की हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स थर्ड जो है वो किस किस से मिलकर बना हुआ है? साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1 से। किससे मिलकर बना हुआ है? साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1 से। तो साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1, ठीक है। यहाँ पर भी जो फेरस है उसके द्वारा ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दिए जाएंगे। तो B से किस में आ गए? C1 में। अब C1 जो है, C1 से ये जाते हैं कॉम्प्लेक्स 4 में, सेकंड में नहीं जाते हैं। किस में जाएंगे? 4 में। तो यहाँ पर इनसे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए एक चल वाहक प्रोटीन है साइटोक्रोम C। कौन है? साइटोक्रोम C। और साइटोक्रोम जो C है वो चल वाहक प्रोटीन के रूप में, ठीक है, कहाँ तक पहुँच जाएगी? कॉम्प्लेक्स 4 तक। और कॉम्प्लेक्स 4 का जो निर्माण है वो किस किस से हो रहा है? साथ ही यहाँ कॉपर आयन वगैरह और प्रेजेंट होते हैं कॉम्प्लेक्स 4 के अंतर्गत। और यहाँ पर उपस्थित है साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3। कौन प्रेजेंट है? साइटोक्रोम A3 जो है वो मिलकर कॉम्प्लेक्स 4 का क्या कर रहे हैं? निर्माण। तो इलेक्ट्रॉन्स को आगे किस में दे दिया गया? साइटोक्रोम A3, मतलब किसको दे दिया? कॉम्प्लेक्स 4 तक इलेक्ट्रॉन क्या कर जाते हैं? पहुंच जाते हैं। तो जब हम बात करें, जब किससे? कॉम्प्लेक्स थर्ड से इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे तब यहाँ इलेक्ट्रॉन की कुछ ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। और ये जो थर्ड वाला संकुल है, ये संकुल भी जो हाइड्रोजन आयन है उन हाइड्रोजन आयन्स को मैट्रिक्स से लेगा और इसके द्वारा भी H+ जो आयन है, इन्हें हाइड्रोजन आयन है या प्रोटॉन है, उनको किस में भेज दिया जाएगा? पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस में भेज दिया जाएगा। उसके अलावा हम बात करें कॉम्प्लेक्स सेकंड की, तो देखो कॉम्प्लेक्स सेकंड में क्या है? सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज हमने बात की थी, इसको भी मैं मिटा रहा हूँ। ये है कॉम्प्लेक्स सेकंड, ठीक। यहाँ हमने बात की थी किसकी? ये जैसे NAD, ठीक है, वो FAD। या हम बात करें सक्सीनिक, कौन है? सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज, क्रेब्स चक्र की बात करो, क्रेब्स चक्र में एक स्थान ऐसा था जहां पर एक अणु FADH2 का बना था और कौन था? वहां पर
हमने बात की थी सक्सिनिक जो अम्ल था, सक्सिनिक अम्ल। तो जो सक्सिनिक अम्ल है, जब फ्यूमेरिक अम्ल में क्या होता है, बदलता है, तो वहीं पर किसका निर्माण हुआ था, FADH2 का क्या होता है, निर्माण। तो ये FADH2 जो है ये ऑक्सीकृत हो जाता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज या FAD डिहाइड्रोजिनेज के द्वारा, और इसे यहाँ FAD द्वारा लिए जाएंगे इनके इलेक्ट्रॉन्स को, और यहाँ से किसको दिया जाएगा, देखो यहाँ से लिए जाएंगे फेरस सल्फर आयन के द्वारा। फेरस सल्फर आयन जो है इन्हें देगा किसको, यूबिक्विनोन को। किसको देगा, यूबिक्विनोन को। और यूबिक्विनोन यहीं से ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये देखो Q, यूबिक्विनोन, और यूबिक्विनोन से जो ये इलेक्ट्रॉन है, इधर बना देता हूँ, यूबिक्विनोन यूबिक्विनोन से ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो वापस किस में जा रहे हैं, साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम C1 में, मतलब कॉम्प्लेक्स सेकंड से कॉम्प्लेक्स थर्ड में, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से डायरेक्ट किस में जाते हैं, थर्ड में, कॉम्प्लेक्स सेकंड में ये नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर भी इस FADH2 के कारण भी जो हाइड्रोजन है, उन हाइड्रोजन्स को किस में पंप किया जाएगा, पेरीमाइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस में। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सेकंड है, इस कॉम्प्लेक्स सेकंड के दौरान हाइड्रोजन आयन जो हैं वो यहाँ पंप नहीं किए जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेकंड से FADH2 से जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए उन्हें FES से यूबिक्विनोन साइटोक्रोम बी साइटोक्रोम C1 को दे देगा। फिर से ये साइटोक्रोम C से चलवाहक प्रोटीन है जिसके द्वारा ये यहाँ से यहाँ आई और इसने AA3 को दे दिया। अब यहाँ हम बात करें कॉम्प्लेक्स जो 4 वाला है ना, ये कॉम्प्लेक्स 4 भी 2H+ आयन, कितने, 2H+ आयन किस में भेजता है, पेरीमाइट्रोकॉन्ड्रियल किस में भेजता है, स्पेस में। एक बार हम इसको छोड़ दें, केवल NADH2 के ऑक्सीडेशन की बात करें, किसको छोड़ें, इसको, केवल NADH2 के ऑक्सीडेशन की बात करें। इनको मैं मिटा देता हूं एक बार, कौन कौन से संकुल हैं, किस किस में क्या है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ये पूरी आउटर मेम्ब्रेन है, यहाँ तक आ गई, और ये पूरी इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये मैट्रिक्स है नीचे। ध्यान दो, केवल हमें अभी बात नहीं करनी, कॉम्प्लेक्स सेकंड को हम छोड़ें, क्योंकि ये FADH2 जो होगा ना उससे इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब यहाँ FADH2 का ऑक्सीकरण होता है। हमें बात करनी है केवल NADH2 के। तो जब NADH2 का ऑक्सीकरण हुआ तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन गए और उसी समय FMN द्वारा 4H+ हाइड्रोजन आयंस को कहाँ लाया गया, पेरीमाइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस में। जब ये कॉम्प्लेक्स थर्ड से इलेक्ट्रॉन पार होते हैं तब भी यहाँ 4 जो हाइड्रोजन आयन हैं वो किस में भेज दिए जाते हैं, पेरीमाइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस में। और उसके बाद में कॉम्प्लेक्स फोर्थ की हम बात करें तो फोर्थ में कितने H+ आयन, 2H+ आयन। तो एक NADH2 का जब ऑक्सीडेशन होता है तो कितने H+ आयन यहाँ पर भेज दिए गए, 4 और 4 8 और 2 10 हाइड्रोजन आयंस जो हैं उनको किस में भेज दिया गया, पेरीमाइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस में। अब पेरीमाइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस में मैट्रिक्स में हम बात करें तो कहाँ H+ आयन की जो सांद्रता है वो ज़्यादा हो गई। तो हम देखेंगे कि यहाँ हम बात करें तो जो पेरीमाइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस है उस पेरीमाइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस में H+ आयन की सांद्रता क्या हो जाती है, ज़्यादा। और इस सांद्रता प्रवणता में जो अंतर हुआ है, इस अंतर के दौरान ही ATP का क्या होता है, निर्माण होता है। जो प्रोटॉन मूविंग जो फोर्स लगा है उस फोर्स का उपयोग हम ATP बनाने में करेंगे, उसको हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के द्वारा। तो जब एक NADH2 का ऑक्सीडेशन हुआ तो कितनी बार H+ आयन पेरीमाइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस में जा रहे हैं, देखो, 1 बार, 2 बार और 3 बार। और 3 बार में, एक बार में यहाँ 4, एक बार में यहाँ 4 और यहाँ 2 H+ आयन क्या हो रहे हैं, पेरीमाइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस में क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं।
लेकिन FADH2 होगा ना, तो FADH2 देखो, FADH2 से रिलीज होने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कॉम्प्लेक्स सेकंड में भेजे जाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेकंड से कॉम्प्लेक्स थर्ड में। तो यहाँ कॉम्प्लेक्स फर्स्ट क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा, तो 4H+ आयन आ जाएंगे क्या। उस स्थिति में जब FADH2 का ऑक्सीडेशन होगा तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट वहाँ एब्सेंट होगा, वहाँ थर्ड वाला, सेकंड वाला और 4 वाला काम करेगा। तो 4H+ आयन यहाँ जाएंगे और 2H+ यहाँ जाएंगे, मतलब NaDH2 का ऑक्सीकरण होगा तो केवल 2 बार ही H+ आयन या प्रोटॉन जो है वो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जाते हैं। तो 4 और 2 6H+ आयन, हाइड्रोजन जो आयन है वो ही पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पहुंच पाते हैं, मतलब जो NaDH2 का ऑक्सीडेशन हुआ था उससे 4 जो H+ आयन है, हाइड्रोजन आयन है, वो कम जा पाते हैं किसमें, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। अब उसका नुकसान क्या होता है, उसका नुकसान ये होता है कि FADH2 जो है उससे 2 ही ATP बनते हैं, जबकि NaDH2 जो है उससे 3 ATP बनते हैं। अब कैसे ATP बनते हैं, और ध्यान दो यहाँ जब साइटोक्रोम उस ATP निर्माण की क्रिया बाद में देखते हैं। साइटोक्रोम A3 में जब इलेक्ट्रॉन आ गए तो साइटोक्रोम A3 से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही जो होगा वो अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही यहाँ पर कौन होगा, ऑक्सीजन होगा। कौन होगा, ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन मैट्रिक्स से 2H+ आयन ले लेगा और 2H+ आयन लेकर यहाँ इसके द्वारा किसका निर्माण कर लिया जाता है, जल का, एक जल के अणु का क्या कर लिया जाता है, निर्माण। तो ETS में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होगा, जल होगा। कौन होगा, जल होगा। एक वाहक से दूसरे वाहक में इलेक्ट्रॉन्स का क्या किया जा रहा है, स्थानांतरण। अंतिम जो इलेक्ट्रॉन वाहक होगा वो, अंतिम इलेक्ट्रॉन जो ग्राही होगा वो कौन होगा, ऑक्सीजन होगा। और ये 2H+ आयन से क्रिया करके H2O का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। क्लियर यहाँ पर। अब जो इलेक्ट्रॉन्स का हम बात कर रहे हैं, स्थानांतरण की बात कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक वाहक से उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की तरफ, एक वाहक से दूसरे वाहक में जो स्थानांतरित हो रहे हैं, तो ये एक उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। क्लियर यहाँ पर। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ATP निर्माण की जो क्रिया है वो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहला रही है। ध्यान दो, यहां हम बात करें, इसको थोड़ा ऐसे कर लें, क्लियर। ये इनर मेम्ब्रेन है पूरी, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, और यहां पर कॉम्प्लेक्स 5th का जो काम है, थोड़ा सा मैं इसको इधर बना देता हूं, एक बार मिटा रहा हूं यहां से इसको। फिर मेरी कमर, इस जल को भी मैं थोड़ा इधर कर लेता हूं। सक्सिनिक अंतिम जो इलेक्ट्रॉन ग्राही है वो अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है, ऑक्सीजन है। और ये इलेक्ट्रॉन और 2H+ को लेगा और लेकर एक जल के अणु का क्या कर लेता है, निर्माण कर रहा है। यहाँ कॉम्प्लेक्स 5th की हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स 5th जो है वो है ATP सिंथेटेज या ATPase होता है। और ये ATPase जो है ये F0F1 पार्टिकल से मिलकर बना होता है। F1 पार्टिकल जो है उससे मिलकर यहाँ क्या है, बना हुआ है। जो ऑक्सीसोम हमने पढ़ा ना, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में क्रिस्टी पर ऑक्सीसोम लगे हुए हैं, तो ये सारे कॉम्प्लेक्स हम यहाँ मान सकते हैं भी ऑक्सीसोम के ऊपर भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ जो F1 जो पार्टिकल है, अब यहाँ क्या हुआ, हमने जो हाइड्रोजन इधर भेजे ना, किसमें, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, तो यहाँ H+ आयन की सांद्रता ज़्यादा और यहाँ H+ आयन की सांद्रता कम। तो इस सांद्रता प्रवणता में जो अंतर है उसका कारण क्या होता है, ये H+ आयन इधर आना चाहते हैं, लेकिन आंतरिक जो झिल्ली है वो H+ आयन को इधर आने नहीं दे रही, तो ये आएंगे किससे,
F1 पार्टिकल से, किससे होते हुए आएंगे, F0 F1 पार्टिकल से होते हुए आएंगे। देखो कितनी बार यहाँ NaDH2 के ऑक्सीडेशन से कितने H प्लस कहाँ गए थे, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, तो 10 H प्लस जो है वो किस में गए थे, 10 जो हाइड्रोजन आयन है वो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में गए थे NaDH2 के ऑक्सीडेशन से, एक NaDH2 का जब ऑक्सीडेशन हुआ था। अब यहाँ पर पुनः जब चार H प्लस आयन इससे वापस होके आते हैं, तो ये जो H प्लस आयन है, जैसे हम इसी प्रकार से समझ सकते हैं कि ऊंचाई पर जल है और वो जल जब नीचे आता है तो उस जल की जो गतिज ऊर्जा है उसके द्वारा टरबाइन वगैरह घुमाए जाते हैं। तो जब ये H प्लस आयन है, जब ये सांद्रता प्रवणता टूटती है, ये H प्लस आयन जब बाहर आता है तो यहाँ इनकी जो ऊर्जा है, इसकी ऊर्जा को यहाँ ATP सिंथेज द्वारा काम में लिया जाता है और ये ADP प्लस अकार्बनिक फास्फेट जो है उससे क्रिया करके इनका जो उपयोग है वो किस में करेगा, ATP निर्माण में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। तो जब H प्लस आयन बाहर आएंगे तब यहाँ इनकी ये ऊर्जा युक्त हैं, इनमें ऊर्जा है, इस ऊर्जा का उपयोग ATP सिंथेज करेगा जो ADP अकार्बनिक फास्फेट से क्रिया करके किसका निर्माण करेगा, ATP का, मतलब फास्फोराइलेशन होगा। एक फास्फेट यहाँ ATP के साथ ADP के साथ जुड़ जाएगा और एक ATP अणु का क्या होगा, निर्माण। जब 4 H प्लस आयन वापस आते हैं, 4 H प्लस आयन वापस आते हैं तो एक ATP का क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है, कितने H प्लस आयन गए थे NaDH2 के ऑक्सीडेशन से, 10 गए थे। तो दोबारा जब 4 H प्लस आएंगे तो फिर से एक ATP का क्या होगा, निर्माण होगा। अब 2 ही बचे, 2 H प्लस आयन आएंगे तो हाफ ATP का क्या होगा, निर्माण होगा। या हम ये कह सकते हैं कि 2.5 ATP बनेंगे किसके दौरान, एक NaDH2 के क्या होने से, ऑक्सीकृत होने से, मतलब लगभग 3 ATP के तुल्य ऊर्जा मिलेगी। ऐसा ही FADH2 के ऑक्सीडेशन से होगा। FADH2 से देखो 4 तो इधर गए और 2 H प्लस इधर गए, 6 गए, तो 4 जब लौटेंगे तो एक ATP और पुनः 2 लौटेंगे तो हाफ ATP, मतलब 1.5 ATP का निर्माण होगा किससे, FADH2 से। लगभग 2 ATP बनेंगे FADH2 से, क्योंकि केवल 2 ही बार H प्लस आयन जो हैं वो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जा पाते हैं। और बार बार हमने यही बात की थी कि एक NaDH2 से कितने ATP बढ़ते हैं, 3 ATP। वो क्यों बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, ये चीज़ आपके सामने क्लियर कर दी गई है। और एक FADH2 से कितने ATP बढ़ते हैं, 2 ATP, ये चीज़ भी आपके सामने क्लियर कर दी गई है। टोटल हमने देखा तो कितने NaDH2 बने थे क्रेब्स साइकिल के दौरान, 6 NaDH2 बने थे और 6 NaDH2 बनेंगे। एक NaDH2 से कितने, 3 ATP, तो 18 ATP। तो इनसे बीच का जो प्रोसेस था कौन सा, फास्फोराइलेशन, वहाँ पर भी 2 ATP NADPH2 बन रहे थे, तो वहाँ से भी 3, तो 3 दूनी 6 ATP, ये 18 और 6, सॉरी यहाँ 3 बार, तो 6 NaDH2 इधर बन गए थे, 2 NaDH2 ऑक्सीडेटिव में और 2 NaDH2 ग्लाइकोलाइसिस में बने थे। और 2 NaDH2 ग्लाइकोलाइसिस में बनते हैं, उनकी हम बात करें तो उनसे हमें कितने ATP का लाभ होगा, 6 ATP का। तो 6 और 6 12 और 18, तो ये, तो इनसे कितनी ATP का लाभ होगा हम बात करें तो टोटल हमने देखा था क्रेब्स साइकिल जो था, क्रेब्स साइकिल में पूरे में 24 ATP बढ़ते हैं। ग्लाइकोलाइसिस की हमने बात की तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कितने ATP के तुल्य ऊर्जा मिल रही थी, 8 ATP के तुल्य ऊर्जा मिल रही थी। टोटल 36 या 38 ATP के तुल्य ऊर्जा मिल रही थी। तो ये तो है आपका केवल और केवल कौन सा, ETS। तो इसको 2 पदों में पढ़ा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की हमने बात की, किस प्रकार से जो प्रोटॉन प्रवणता उत्पन्न हुई, कैसे ये ATP सिंथेज सक्रिय होगा, F0 F1 पार्टिकल से होकर H प्लस आयन आएंगे और मुक्त ऊर्जा का जो उपयोग है वो ADP अकार्बनिक फास्फेट से जुड़कर ATP निर्माण में करेगा। अंतिम जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होगा वो कौन होगा, ऑक्सीजन होगा। ठीक है, कितने प्रकार के जो कॉम्प्लेक्सेज हैं वो यहाँ पर भाग ले रहे हैं। क्लियर यहाँ पर, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो।
ध्यान दो। देखो हमने बात की कि ग्लाइकोलाइसिस की बात की, तो ग्लाइकोलाइसिस में शुद्ध एटीपी लाभ तो 2 का, और 2 क्या बने थे, NADH2 बने थे। वो NADH2 से भी ETS के दौरान ही ऊर्जा मिलेगी, मतलब 6 ATP तभी मिलेंगे उनसे। क्रेब्स साइकिल की हमने बात की, तो क्रेब्स साइकिल में हमने देखा एक तो मध्यवर्ती अभिक्रिया हो रही थी, 2 NADH2 तो मध्यवर्ती में, और 6 क्रेब्स चक्र में, और 2 FADH2 बन रहे थे। तो टोटल हम देखें इनसे तो 6 ATP मिलेंगे ETS में, इनसे कितने ATP मिलेंगे, 18 ATP मिलेंगे, इनसे 4 ATP मिलेंगे। क्लियर यहाँ पे। और इसके अलावा हम देखें ये शुद्ध लाभ 2 ATP का ग्लाइकोलाइसिस में। इसके अलावा हम देखें 2 GTP बन रहे थे क्रेब्स साइकिल में, उनसे 2 ATP प्राप्त हो जाएंगे। टोटल ऊर्जा कितनी बनेगी, तो टोटल ऊर्जा हम पुनः देख लें एक बार कितनी बनेगी, 18 और 2 20, 20 और 4 24, 24 और 6 30, 30 और 8 38 ATP के तुल्य ऊर्जा मिलेगी। क्लियर यहाँ पर। कैसे एक NADH2 से 3 ATP का क्या होगा, निर्माण होगा, कैसे एक FADH2 से केवल 2 ही ATP का निर्माण होगा, वो हमने यहाँ बात कर ली है। अब यहीं पर हम समझें जल जो है, जल के कितने अणुओं का निर्माण होगा, तो हाफ O2 2 H+ आयन से क्रिया करके एक H2O अणु का क्या कर रही है, निर्माण कर रही है। तो देखो यहां इसको मैं समझा दूं, यहां ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH2 बने ना, इनका भी ऑक्सीडेशन होगा। प्रत्यक्ष रूप से ग्लाइकोलाइसिस में, क्रेब्स चक्र में और ETS में ऑक्सीजन को काम में नहीं आती है डायरेक्टली, लेकिन जब इसका ऑक्सीकरण होगा ना, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा। मतलब एक NADH2 की बात करें, 2 बने थे, एक NADH2 का ऑक्सीडेशन होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 H+ यहाँ मुक्त होंगे, और ये किससे जुड़ेंगे, ये हाफ O2 से जुड़कर किसका निर्माण कर लेंगे, हाफ O2 + 2 H+, 7 इलेक्ट्रॉन काम में आते हैं। एक जल का क्या बनता है, अणु बनता है। यहाँ पर एक जल के अणु का क्या होता है, निर्माण। तो यहाँ कितनी हाफ O2 काम में आ रही है, एक NADH2 के ऑक्सीडेशन के लिए, 2 NADH2 का ऑक्सीडेशन होगा तो एक ऑक्सीजन का अणु काम में आएगा। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन तो यहाँ काम में आ गई। उसके अलावा एक मध्यवर्ती अभिक्रिया हुई थी ना, उस मध्यवर्ती अभिक्रिया में भी एक ऑक्सीजन काम में आएगी। इसके अलावा 6 NADH2 यहाँ है तो 4 ऑक्सीजन के अणु यहाँ पर भी काम में आएंगे। तो इस प्रकार से हम समझे ना, तो 4 1 5 और 1 6 बार यहाँ ऑक्सीडेशन की क्रिया होगी, और 6 जो ऑक्सीजन के अणु हैं वो यहाँ काम में आते हैं। 6 ऑक्सीजन के जो अणु हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं, काम में आते हैं। और इस प्रकार से टोटल हम देखेंगे तो 6 ही जो जल के अणु हैं वो क्या होते हैं, यहाँ बनते हैं। किसमें, संपूर्ण ग्लूकोज के ऑक्सीकरण की क्रिया के दौरान। क्लियर यहाँ पर। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत।